जब भी ग्वालियर और चंबल रीजन की बात होती है, देखिए सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बगावत के बाद प्रियंका गांधी पर सीधे उनकी ओर से निशाना साधा जाना, प्रियंका गांधी का यहाँ पर आकर ग्वालियर में उनको गद्दार बता दिया जाना, इसका असर किस तरह का आप देख रहे हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर के सामने की सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि उनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ताबड़तोड़ उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए, उसका वायरल हो जाना वो कितना ज्यादा असर इस चुनाव में डालने वाला है, खासतौर से इन इलाकों में। देखिए, सिंधिया निश्चित तौर पर पूरे ग्वालियर अंचल की 34 सीटों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। और जिस तरीके से इलेक्शन के अंतिम चरण पे बिल्कुल आखिरी दिन, चुनाव प्रचार के दिन प्रियंका गांधी ने उन पर हमला साधा, तो कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत इस बयान को दिया है ताकि वो जो सिंधिया एक गेन कर रहे थे, क्योंकि सिंधिया इस पूरे इलाके में काफी एक्टिव थे और पिछले 14 दिन के दौरान वो करीब 70 सभाएं और रोड शो कर चुके हैं। तो कांग्रेस ने उस चीज को काउंटर करने के लिए एक इमोशनल कार्ड खेला है, एक ये मैसेज देने की कोशिश की है कि पिछली बार यहाँ पर जनमत बिका था। आप सुन पा रही हैं कि किस तरह से इससे पहले भी दिमनी इलाके में राजनीतिक रूप से हम देखें तो मर्डर हो गया है और कई समुदायों में, खास तौर पर गुर्जर समुदाय, राजपूत समुदाय में आपस में ही वहां पर एक प्रतिस्पर्धा और आपस में ही वो भिड़ंत की स्थिति बन गई है इस पूरे इलाके में। इस नजरिए से देखें तो बहुत सेंसिटिव हो गया है। और ये दूसरी तरफ अगर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो को देखें, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यहाँ मध्य प्रदेश में उस वीडियो की वजह से गिर रहे हैं। अगर आप तोमर साहब और सिंधिया साहब के रिश्ते को देखें तो वहां पर 36 का ऐसा आंकड़ा है कि पूछिए मत। तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। बड़ी लड़ाई ये है सिंधिया परिवार के लिए, खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। बीजेपी में आने के बाद उनका कद कितना रहेगा इस पर निर्भर करेगा। इस पूरे इलाके में बहुत सेंसिटिव है। सईद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। सईद, अगर हम वहां से निकलकर अब इंदौर के पूरे इलाके में पहुंचे तो महाकाल, ये पूरा जो क्षेत्र है हिंदुत्व के गढ़ पर इसको देखा जाता है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय अपने आप को सीएम कैंडिडेट भी, यहां पर से क्या तस्वीरें आ रही है, क्या पता चल रहा है अभी तक वोटिंग के लिए? क्या लंबी कतारें लग रही है, नहीं लग रही है? बिल्कुल लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। सुबह आपने दिखाया भी 7 बजे जब हम मतदान बूथों पर थे, लेकिन इस समय हमारे साथ रमन रावल जी, श्रवण गर्ग जी, 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। गर्ग सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मध्य प्रदेश को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है, जानता है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इस बार ये जो कैलाश विजयवर्गीय जी केंद्र में अच्छा काम कर रहे थे, हरियाणा बंगाल की जिम्मेदारी थी, उन्हें लाकर क्या संदेश यहाँ पर बीजेपी देना चाहती है और क्यों उन्हें लाया गया, तोमर जी को लाया गया, प्रहलाद सिंह पटेल जी को लाया गया, फग्गन सिंह कुलस्ते जी को लाया गया, क्यों सर? मेरा ऐसा मानना है कि कई कारणों से लाया गया। एक तो बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की तैयारी भी करना चाहती है जी। और ये अपने अपने इलाके के, मतलब मध्य प्रदेश के ये सबसे बड़े नेता हैं, मतलब इन लोगों को दांव पर लगा दिया गया है। अब देखना यह है कि ये लोग अपने अपने इलाकों के अलावा उस इलाके में जहां काम कर रहे हैं वहां की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की विधानसभा सीटों पर क्या करके दिखाते हैं। मतलब अगर ये लोग अपने इलाके की लोकसभा सीट, जैसे मान लीजिए कि इंदौर में 9 लोकसभा सीटें हैं जी, 9 विधानसभा सीटें हैं जी, तो कैलाश विजयवर्गीय अगर इंदौर के नेता हैं या मध्य प्रदेश के नेता हैं तो वो, उनका असर पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कैसे पड़ता है। मान लीजिए कि कल से उनको इंदौर से लोकसभा की सीट लड़वाई जाए, वो क्या फर्क करेंगे। आपको एक चीज ये समझना चाहिए सईद भाई सर, कि इंदौर 1 में जहां वो खड़े हुए हैं इस बार, वहां पिछली बार जो बीजेपी के नेता थे, जो सुदर्शन गुप्ता, जिन संजय शुक्ला के खिलाफ खड़े हुए थे, वो केवल 8000 वोटों से जीते थे, 8163 वोटों से सर। और वहां जो दूसरे बागी वगैरह थे, नोटा वोट था, बागी थे, निर्दलीय थे, उनको करीबन 5000 वोट मिले थे, 4500 वोट मिले थे। अब आप सोचिए कि एक्चुअल में जो वास्तव में जो जीत थी वो कितनी जीत रही होगी पिछले चुनाव में संजय शुक्ला की। तो ये दिक्कत ये है कि इस बार सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इंदौर में 5 में जो जीते थे वो 1100 वोट से जीते थे, जबकि जो बागी कैंडिडेट्स थे या दूसरे निर्दलीय थे उनको करीबन 5000 वोट मिले थे। इंदौर में
आप अगर देखें तो कम से कम 5 इलाके ऐसे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी टक्कर मिलने वाली है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जीत का जो मुकाबला है, वो हार जीत का जो मुकाबला, वो जो अंतर है काफी कम रहने वाला है। इन बड़े बड़े लोगों को खड़े करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो कुछ भी था दांव पर लगा दिया है। वो इसलिए लगा दिया है कि मध्य प्रदेश को जीतना बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भी ज्यादा जीतना जो जरूरी है वो मध्य प्रदेश को जीतना जरूरी है। और कांग्रेस के लिए इस समय ये आखिरी मौका है। मतलब शहीद भाई, एक चीज आपको समझ में चाहिए कि ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा और आखिरी मौका है। इसके बाद अगर ये चुनाव कांग्रेस हार जाती है, ठीक है, तो आप ये मानिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रिवाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो नेतृत्व है मध्य प्रदेश में इस समय जल्दी से आपको लिए चलते हैं। आप सही दिग्विजय सिंह है या कमलनाथ हैं, इनकी उम्र हो चुकी है 76-77 साल की। सर स्टूडियो वापस जाना है। अंजना बोल रही है, वो कह रही है कि रमन जी से आप अगली बार में सवाल पूछेगा। ओवर टू यू अंजना। बिल्कुल सही। देखिए, हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि हमारे जो यहाँ पर स्टैंडीज खड़े थे वो भी हवाओं में गिर रहे हैं। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में किसकी हवा चल रही है ये जानने हम अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं, क्योंकि रिपोर्टर्स अब हमें बताएंगे। अशोक, क्या पोलिंग बूथ के पास है? जितने रिपोर्टर्स पोलिंग बूथ के पास है उनके पास चलते हैं, थोड़ा वहां का नजारा दिखाइए कि वोटिंग में कितनी जनता पहुंच रही है वोटिंग के लिए और कितने लोग वहां पर। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा ग्वालियर से जुड़े हुए। हिमांशु, अशोक आप दिखाइए, अगर बूथ पे मौजूद है दिखाइए, जनता कितनी पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अंजना, मैं बूथ दिखाना चाहूंगा और ये वो बूथ है जहां पर कमलनाथ ने सुबह वोट डाला था अपने परिवार के साथ। लेकिन यहाँ पे बहुत इक्का दुक्का महिलाएं ज्यादा दिख रही हैं सुबह से अगर देखा जाए, और कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। पूरे महिलाएं मैटर करती हैं यहाँ पे, और लाडली बहना शिवराज सिंह चौहान लेके आए थे। देख सकते हैं कि महिलाएं दिख रही है, कोई पुरुष अभी तक लाइन में दिख नहीं रहा है। सुबह आए थे, पुरुष भी डाल रहे हैं वोट, लेकिन महिलाएं ज्यादा दिख रही हैं। और कमलनाथ का, हालांकि ये विधानसभा कमलनाथ की नहीं है, सौंसर विधानसभा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से। उनका घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, क्योंकि सड़क के उस पार सौंसर हो जाती है, दूसरी तरफ छिंदवाड़ा हो जाती है। इतना फर्क पड़ जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो कमलनाथ यहाँ आए थे वोट डालने। उसके बाद देख सकते हैं सुबह लाइन लगी हुई थी, इक्का दुक्का महिलाएं काम काज करके यहाँ पे वोट डालने आ रही हैं। लेकिन महिलाओं की जहां तक बात की जाए, महिलाओं में काफी उत्साह सुबह से देखा जा रहा है वोट डालने को लेकर के। और मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए अभी भी जो महिलाएं आ रही हैं वोट डालने के लिए, अंजना सामने महिलाएं आ रही हैं, पुरुष इसमें एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, किन मुद्दों पर ये वोट डाला जा रहा है? पहली बार डाल रही है वोट? हाँ, पहली बार। तो किन मुद्दों पे आप वोट डाल रहे हैं? मुद्दे क्या आपके जहन में वोट डालते वक्त? जैसे कि नेता बनाना किसी को, मंत्री, इससे। नहीं, पर विकास और ये सब मुद्दे, हाँ, विकास मुद्दे पे वोट डालने से। तो अंजना देखिए, ये पूरा यहाँ पे महिलाओं जो मतदाता वह यहाँ पे पहुंच रही हैं वोट डालने के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे काम काज करके घर का होगा, उसके बाद यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन क्योंकि छोटा गांव है, शिकारपुरा गांव है, ये ज्यादा बड़ी ये गांव नहीं है, इसलिए धीरे धीरे करके लोग डाल रहे हैं। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात की जाए अंजना, इस चुनाव के में हर पार्टी ने, बीजेपी कांग्रेस ने, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो, मंदिर की बात हो, कांग्रेस के पुराने शासनकाल की बात हो, उसको टारगेट किया। और जबकि कमलनाथ ने कहा कि 18 साल से बीजेपी ने सिवाय यहाँ बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, किसानों की समस्याओं के कुछ नहीं दिया। इसलिए इस बार मध्य प्रदेश की जनता अपनी समझ के हिसाब से सही निर्णय लेगी। और कमलनाथ ने यहाँ तक कहा कि अगर बीजेपी राम मंदिर की बात करती है तो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। और वो खुद कई जो कथाएं थी, सत्संग हुए, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री का रहा हो या और बहुत सारे मंदिरों में, वो भी पीछे नहीं जाने के लिए उन्होंने भी दिखाया कि बीजेपी उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह हर जगह जाने लगे और अशोक सिंघल ये कहने लगे कि राजीव गांधी को श्रेय नहीं दिया जा सकता, राम मंदिर हमारे वक्त पर बन रहा है। और सही आपने कहा कि चाहे वो ये मुद्दा हो, मंदिर का मुद्दा हो, ये सब भी छाया रहा है। लेकिन ये जो महिला वोटर्स पहुंच रही हैं वो बहुत दिलचस्प है। ये क्या है? हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, वहां का नजारा जल्दी से दिखाइए, आप ग्वालियर में ही मौजूद है, वोटिंग लाइन।
नेहा, जल्दी से अगर आप सुमी से वहां पर बात कर लें कि वहां पर वोटिंग की जो कतारें हैं वो किस तरह के संकेत दे रही है सुबह सुबह 9:30 बजे। वहां पर तो अब 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, 1.5 घंटे हो गए हैं। सुमी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। सुमी, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी क्या अशोक, जैसे कि देख पा रहे हैं महिला वोटर्स ज्यादा संख्या में है, ऐसा कुछ पाटन में भी दिखाई दे रहा है? और दूसरा सवाल आपसे मेरा ये कि किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम हैं पाटन में, क्योंकि इससे पहले जो हमने छत्तीसगढ़ में पोलिंग देखी थी वहां पर कई जगहों पर छुटपुट हिंसा की खबरें आई थी। 71% मतदान पिछली बार हुआ था, अभी तक लगभग 1.5 घंटे की वोटिंग में कितना 5 से 6% मतदान हुआ है? जी बिल्कुल, वोटर टर्नआउट जस्ट अभी आया है। 5.66% का वोटर टर्नआउट इस बार है। और मैं आपको बता दूं, पाटन में वोटर टर्नआउट 5.78% है और दुर्ग में 7.25। मैक्सिमम वोटर टर्नआउट 10.50 गरियाबंद जिले में हुआ है और मिनिमम शक्ति जिले में देखा गया है 2.69% का। और जहां पर पाटन की बात करें तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं सुरक्षा किस तरीके से यहां पर सुबह से बहुत चाक चौबंद यहां पर लगी हुई है। सीआरपीएफ पर्सनल यहां पर लगे हुए हैं, सुबह से किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जिसकी वोटिंग खत्म हो रही है उसे तुरंत ही बाहर जाने बोल दिया जा रहा है। और इनफैक्ट ये वही पोलिंग बूथ है जहां पे कुछ ही देर में भूपेश बघेल आएंगे। कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद वो यहां पर वोटिंग करने पहुंचेंगे अपने पूरे परिवार के साथ। आप देख सकते हैं कि यहां पर अच्छी खासी तैयारी भी की गई है, वोटर सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है और हर वो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो की गई है। किसी को भी मोबाइल फोन अंदर ले जाने नहीं दिया जा रहा है। और जहां आपने पूछा था कि विमेन वोटर्स की संख्या किस तरह से, यहां पर बिल्कुल बराबरी में देखने को मिल रहा है। विमेन वोटर्स भी अभी आना शुरू किए हैं। जो एक्साइटमेंट था 8 बजे से पोलिंग जो शुरू हुई है वो एक्साइटमेंट हमें वो देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत धीरे धीरे गांव के लोग बहुत धीरे धीरे आराम से यहां पर आ रहे हैं और बिल्कुल ये जो पोलिंग सेंटर है बिल्कुल यहां पर ऐसे ही बने रहते हैं, जो एकदम ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है यहां पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर महिलाएं भी इक्वल संख्या में आ रही हैं, ज्यादा बात नहीं कर रही हैं लेकिन एक्साइटेड हैं। वोट कास्ट करने के बाद उनमें एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रही है। हम कोशिश करेंगे कि एक महिला वोटर से यहाँ पर बात करें, वो आ रही हैं यहाँ पर। आप वोट करके निकली हैं, कौन से मुद्दों पर वोट किया है आपने? कौन से मुद्दों पर वोट किया है? खुशी हो रही है वोट करके? वोट सब कौन से मुद्दों पर वोट किया है? मुद्दे कौन से खास थे? कांग्रेस वाले बताने में यहाँ पर संकोच कर रही है महिलाएं, लेकिन खुश हैं। उनका एक्साइटमेंट जो उनकी शक्लों पर देखने मिल रहा था वो बिल्कुल साफ था कि वो किस तरह से खुश हैं वोटिंग वो यहाँ पर वोट डाल के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर अक्सर इनफैक्ट ये एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के पैतृक गांव में है। बिल्कुल कुछ ही कदम दूर उनका एंसेस्ट्रल होम है और वो वहां पर आएंगे अपने परिवार के साथ और वहां से फिर यहाँ पर वो वोट कास्ट करने जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार पाटन में किस तरह से रुझान आते हैं, क्योंकि त्रिकोणीय फाइट, जैसे कि हमने पहले कहा था, एक त्रिकोणीय फाइट यहां पर होगी। अमित जोगी वर्सेस विजय बघेल वर्सेस भूपेश बघेल। काफी इंटरेस्टिंग यहां पर देखने को मिल रहा है।